नमस्ते। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये उसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में है, और जो कंटिन्यूएशन है उसी कॉन्टेक्स्ट में जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्लोली ग्रेजुअली डेवलप कैसे हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जानने के लिए इसको पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मेंस जो 2021 है उसमें ऐसे सवाल ही होंगे और आपको ऐसे ही जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक आसान शब्द का मतलब, आसान अर्थ होता है कि सरकार को लिमिट करके रखो। एक लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सरकार को लिमिट कैसे करें? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 13 से लेकर के आर्टिकल 32 या 35 तक है, इंटायर पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स हम जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा ही जो है वो आपके गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आपके गवर्नमेंट को लिमिट करके रखता है। मतलब संविधान खुद सरकार को लिमिटेड रहने के लिए ही बोलता है। सरकार कभी भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकती। अगर सरकार आर्बिट्ररी एक्शन लेती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ है। तो एक शब्द में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ब्लेंड ऑफ आइडियाज है, एक ब्लेंड ऑफ एटीट्यूड है जो सरकार ने फॉलो करनी चाहिए। और सरकार को फॉलो करनी चाहिए क्यों? क्योंकि अगर फॉलो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से ऑटोक्रेटिक ना बन जाए, किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स का उल्लंघन ना करे, इसको दिमाग में रखकर सरकार को काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डेवलप कैसे हुआ? देखिए, इसकी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर बदल गया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेवलपमेंट या द कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर सवाल आता है तो आपको इसको 3 हिस्सों में लिखना है। जो पहला हिस्सा है दोस्तों वो है स्टेट फेलियर का। अब ये स्टेट फेलियर क्या होता है? देखिए, जब सरकार, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो जुडिशरी का रोल बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है वो अपना आप को इन्वॉल्व करे उस चीज में और उस मैटर को एडजुडिकेट करे इन अ वे ताकि जस्टिस डिलीवर्ड हो सके। इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि स्टेट फेलियर का मतलब होता है, हम लोग एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं स्टेट और एग्जीक्यूटिव की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आज के अखबार में था कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से 18 से लेकर जो 44 तक 44 एज ग्रुप में जो वैक्सीन मिलने वाले थे दिल्ली के स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहां पिछले 4 दिन से एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिनों तक जीरो वैक्सीनेशन। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये स्टेट का फेलियर है। और स्टेट का फेलियर है तो डायरेक्टली हिट किसको कर रहा है? आम इंसान को कर रहा है। तो यहां पे अगर हम ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में इसको और थोड़ा सा खींच कर डिस्कस करें, अगर इसको थोड़ा सा और पकड़ कर डिस्कस करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सरकार की फेलियर की वजह से हम लोगों के लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? तो हम लोगों की जो एक्सेस टू दोज बेसिक, आज की तारीख में वो बेसिक है, आज की तारीख में उसके बाद फंडामेंटल है, तो वो बेसिक वैक्सीन जो सरकार अपना गला फाड़ फाड़ के कह रही थी कि आने वाले दिसंबर में हम पूरे पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट कर देंगे, वो कहीं ना कहीं जो है नहीं हो पा रही है। पिछले 4 दिनों से एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगा है दिल्ली में। हालांकि दूसरी तरफ सरकार क्या कह रही है कि भैया आप जो है प्राइवेट जगह से ले लें, क्योंकि बायोटेक ऐसी जो कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल, जिन्होंने कहा है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहे हैं, आप जाकर ले लीजिए। मतलब 1000 रुपए आपको लगेंगे। अब बात 1000 रुपए की नहीं है, बात यह है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इनफैक्ट आज के एडिटोरियल में एक और चीज लिखी गई थी कि किस तरीके से सरकार के दोनों हाथ बांध दिए गए हैं। एक तरफ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सरकार को पता चल रहा है कि जो वैक्सीन के जो पैसे लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर हम लार्ज मास की बात करें, काफी ज्यादा है। तो सरकार ये चाहती है कि प्राइसेस को कम करें, लेकिन अगर हम प्राइस को कम करते हैं तो जो लोग इसको बनाने में अपना रिसोर्सेस, अपना एनर्जी, अपना समय, सब कुछ दिए थे, उनका लॉस है। और कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि पैसे कमाना गलत बात है, और कहीं ऐसा भी लिखा हुआ नहीं है कि वो लोग इतना मेहनत करके बनाए फिर हम लोग को फ्री में दे दें। तो ये जो 2 अलग अलग पैरेलल लाइंस हैं, इसको मिलाने का जिम्मेदारी सरकार का है। तो अगर एक तरफ कंपनियां जो है वो कह रही है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रॉफिट, तो दूसरी तरफ आम जनता है वो कह रही है कि वी कांट सर्वाइव विदाउट दोज वैक्सीन्स बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो ऐसे सिचुएशन में बीच में कहीं सरकार को आना पड़ता है और सरकार को वो सारी मेडिसिन खरीदनी पड़ती है और हमें सब्सिडाइज रेट में देना चाहिए।
लेकिन ये करने के लिए सरकार को चाहिए पैसा। अब सरकार पैसे कहां से जनरेट करती है? सरकार टैक्सेस लगाती है, प्राइवेट कंपनीज पे ज्यादा टैक्सेस लगाती है। अब अगर इतना ज्यादा प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर वो लोग चाहते हैं, वो लोग को अगर बुरा लगता है, प्राइवेट कंपनीज को अगर बुरा लगता है कि देखिए अगर आप हमसे पैसे चार्ज करेंगे तो यार आपके वहां पे जाने का फायदा क्या है, आपके देश में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? तो मतलब हम लोग पैसे इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू टैक्सेस ताकि हम सब्सिडाइज कर सकें, और ना ही हम उनको कंपेल कर सकते हैं कि भैया आप थोड़ा सस्ते में बेचो। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेसिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन उठ रही है, फंडामेंटल फैसिलिटीज के एक्सेस को लेकर क्वेश्चन उठ रहा है, जहां पे एग्जीक्यूटिव फेल कर रहा है, जहां पे स्टेट जो है फेल कर रहा है। तो वैसा सिचुएशन में जुडिशरी का स्कोप है। जैसे ऑक्सीजन की कमी को लेकर के जुडिशरी इंटरवीन करी है, तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहां जुडिशरी इंटरवीन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बचा कर रखना है, क्योंकि वो हमारी बेसिक फिलॉसफी है। ठीक दूसरी तरह लॉ एंड डेमोक्रेसी, ये एक ऐसा पहलू है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कैरेक्टर को बता रहा हूं, ये एक ऐसा पहलू है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ एंड डेमोक्रेसी। भाई ये क्या है? ये ऐसा है कि लॉ एंड डेमोक्रेसी को आप दो अलग अलग पार्ट में पढ़िए। मान लीजिए एक ऐसा लॉ निकलता है जिसमें आपकी कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट हो रही है। से फॉर एग्जांपल द फार्मर्स बिल। अभी फार्मर्स बिल में सेक्शन 18 to 21 में आपको यह दिखेगा कि इन्होंने कृषक फार्मर्स को सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी में जाने से मना कर दिया गया है। इनफैक्ट दे आर बार्ड फ्रॉम अपीलिंग टू द अपेक्स कोर्ट, लेकिन उनके पास एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उस एक्ट में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अब सवाल ये होता है कि क्या किसी एक्ट के थ्रू से जुडिशियल रिव्यू का पावर छीना जा सकता है? क्या एक आम इंसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता? थ्रू अ लॉ ऐसा लॉ बन सकता है? तो ऐसे लॉ को रोकने के लिए भी, ऐसे लॉ को खारिज करने के लिए भी फिर से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, ताकि वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को बचाया जा सके। तो जो पहला वाला पॉइंट था वो था स्टेट फेलियर। उसमें हम लोग जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। ये जो दूसरा है लॉ एंड डेमोक्रेसी, यहां पे लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। और जो तीसरा आता है वो है डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, मतलब इसमें अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, इसमें एवरीथिंग इज कोडिफाइड, कौन कितना पावर है। पावर मैपिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा तो प्लीज आई बटन में जाकर के वो लास्ट वीडियो जरूर देख ले, जहां पे पावर मैपिंग के बारे में बताया गया था। अब दिक्कत की बात यह है कि हमारा जो जुडिशियरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया, उसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया गया है ताकि पॉलिटिक्स उसमें ना घुसे। ठीक है, क्योंकि जब जब पॉलिटिक्स कहीं पे एंटर करती है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप इंदिरा गांधी के समय का पूरा जजमेंट उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन के समय पे मीडिया को गैग किया था, कि बहुत सारे उसमें आपको मिलेंगे। इनफैक्ट जुडिशियरी को भी जो A.K. रॉय हैं जस्टिस थे उस समय के, उनके ऊपर उनका रोल क्या था, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। समस्या वो नहीं है, समस्या यह है कि जिस तरीके से जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, जिस डिजाइन के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशियरी को रखा गया है जिससे वो इंडिपेंडेंट रह सके, अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल को मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना, इट इज इम्पॉसिबल। और इसी चीज को बिगाड़ने के लिए, इसी चीज को सॉर्ट ऑफ बिगाड़ने के लिए नेशनल जुडिशियल जो NJAC है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, आप सबको पता होगा NJAC का भी इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करी गई थी। मतलब क्या है, 3 स्तंभ है, हम सबको पता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। अब ये जुडिशियरी जो है ये हर बार जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फिलॉसफी को मेंटेन करने के लिए कभी ये स्टेट से लड़ती है तो कभी ये लेजिस्लेचर से लड़ती है। ये लड़ इसलिए पाती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, जो चीज जो है हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारे एग्जीक्यूटिव्स को पसंद नहीं है। NJAC का एक इन्वॉल्वमेंट आया था, एक कोशिश करी गई थी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट, हायर लेवल, हायर जुडिशियरी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वहां पे हम किसी तरीके से एक पॉलिटिकल हाथ घुसा दें। लॉ मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट थे उस समय, लेकिन ऐसा सिचुएशन जब आया तो NJAC को कोर्ट में अपील किया गया और वो वहां पे इवेंचुअली खारिज हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इज वन ऑफ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया का कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ग्रो कर रहा है और उसके कौन कौन से अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहले जुडिशियरी के साथ
एग्जीक्यूटिव का रिलेशन, दैट इज स्टेट फेलियर जब होता है। उसके बाद लॉ एंड डेमोक्रेसी, जब लेजिस्लेचर कुछ ऐसे लॉ बनाता है जिसमें से डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट होते हैं, उसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और तीसरा एंगल जो है वो है उसकी स्ट्रक्चरिंग ऐसी करी गई है जिस तरह से वो लोग इंडिपेंडेंट रह सके। तो ये मोटा मोटी उद्देश्य है इस लेक्चर का कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी समझ में आना चाहिए और किस तरीके से वो ग्रो किया है, किस तरीके से वो डेवलप किया है, किस तरीके की उसकी कैरेक्टर है इंडियन पर्सपेक्टिव में, ये समझाना। बाकी आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। स्टेट फेलियर में आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग के केसेस में स्टेट फेलियर था, वहां पे भी जुडिशरी को घुसना पड़ा था। जैसे लॉ एंड डेमोक्रेसी में सिर्फ फार्मर्स बिल क्यों, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, जिसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा घुमाया है। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके लिए एनजेएसी इज द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, आप इसको जरूर लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट लिखकर और इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझाकर आप एक अच्छा खासा वीडियो के इस जरिए आप एक अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं और उस आंसर को आप आराम से मेंस में लिख सकते हैं। बस इसके नीचे आपको एक कंक्लूजन देना पड़ेगा कि आपका क्या मत है, अगर वो क्वेश्चन डिमांड करता है, इट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। तो आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुई, और हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को पॉलिटी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय हमारे इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या चल रहा है। 1773 मतलब हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो चुका है, मराठा हार चुका है 1761 में। तो 1761 के बाद 1773, 61 टू 73, इसके गैप में क्या हो रहा है, कर्नाटिक वॉर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको ये तमाम बातें जो हैं बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को, और प्लीज आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट्स जरूर करें कि आपको इसमें क्या क्या डाउट्स है, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।